रतन देवी का घर जलियां पचास सैनिक प्रकट हुए और दो दो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगहों पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आ गए आ गए। तो वहां से बाहर जाने के लिए उठे, तभी एक आवाज आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। किंतु उसी क्षण ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर चिल्लाया, गोरखाज राइट एंड 59 लेफ्ट। 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर, आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। डायर ने बिना एक सेकंड गवाए आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने निशाना बनाया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाना शुरू कर दी। चारों तरफ लोग मरकर और घायल होकर गिरने लगे। घुटने के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे, उनकी कोई गोली बर्बाद नहीं जा रही थी। डायर ने हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें रिलोड करें और उस तरफ फायरिंग करें जिधर सबसे ज्यादा भीड़ है। लोग डरकर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सारे लोग संकरी गलियों के प्रवेश द्वार पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के सैनिकों ने इन्हीं को अपना निशाना बनाया। लाशें फिर से गिरने लगीं। कई लोगों ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की और सैनिकों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने चिल्लाकर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले से लेटकर पोजीशन लिए हुए गोरखाओं ने नहीं बख्शा।
उस वक्त जनरल डायर के बिल्कुल बगल में सार्जेंट एंडरसन खड़ा था। बाद में उसने हंटर कमेटी को बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई है। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर में मैंने कैप्टन ब्रिक्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। वहां एक अंग्रेज एसपी रिहेल भी मौजूद था, जिसने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि उस वक्त वहां सारी हवा में लोगों के भागने की वजह से पैदा हुई धूल और खून ही खून था। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी की अंतड़ियां बाहर आ गई थीं। हम इस नरसंहार को और देख नहीं पाए और बाग से बाहर चले आए। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। डायर के सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग पर किताब ओपन रेवेलियन इन पंजाब लिखने वाले कपिल देव मालवीय एक जगह लिखते हैं कि एक स्थानीय डॉक्टर का 13 साल का बेटा मदन मोहू अपने दोस्तों के साथ खेलने रोज जलियांवाला बाग जाया करता था। उस दिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो पीपल के पेड़ को निशाना बनाएं। उधर बहुत से लोग बाग के किनारों पर ऊंची दीवारों को लांघने की कोशिश कर रहे थे। डायर ने अपने सैनिकों की बंदूकों की नालें उनकी तरफ मुड़वा दी। भरपूर सिंह 13 अप्रैल 1919 को सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन उनको उस दिन की घटनाएं ताउम्र याद रहीं। उन्होंने बताया कि मैं उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोली चलना शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर सैनिकों से दूर की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे 7 फुट ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरी बांह टूट गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर और जुल्म न ढाए जाएं। अपने छत से इस कत्लेआम को देख रहे मोहम्मद इस्माइल ने कांग्रेस की जांच समिति को बताया कि मुझे पता था कि मेरे परिवार के कुछ लोग बाग में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाया। बाद में मैं अपने चचेरे भाई को ढूंढने निकला। मैंने कई लाशों को पलटकर उनके चेहरे देखे। मरने वालों में मेरे कई दोस्त और पड़ोसी थे। कई जगहों पर एक के ऊपर एक दसियों लाशें पड़ी हुई थीं। मंडी के खैरुद्दीन तेली के हाथ में उनका 6 महीने का बच्चा था जो मर चुका था। फायरिंग 10 मिनटों तक जारी रही। लोगों को चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि डायर और उसके साथियों ने बाद में हंटर कमेटी को बताया कि उन्हें सैनिकों से फायरिंग रुकवाने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि उनकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जैसे ही गोली चलाना रोकने का आदेश दिया गया, सैनिक उतनी ही तेजी से बाहर चले गए जिस तेजी से वो अंदर आए थे। डायर उछलकर अपनी कार में बैठा और रामबाग की तरफ बढ़ गया। उसके सैनिक उसके पीछे तेजी से पैदल